आज हम लोग फिजिक्स क्लास 12 का चैप्टर 1 का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पार्ट 13 देखेंगे। ठीक है, पार्ट 12 तक का वीडियो आप लोग को बना दिया गया है, आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा तो वो आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, पार्ट 13 में आज हम लोग पार्ट 12 में हम लोग गॉस लॉ देखे थे। पार्ट 13 में हम लोग गॉस लॉ के एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे, मतलब गॉस लॉ का क्या यूज होगा, कैसे गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाता है आउटसाइड में, किसी भी शेप के आउटसाइड में, इनसाइड में। ठीक है ना, तो वो उसी सबको हम लोग को देखना है। हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ है ना, यहाँ लिखा हुआ है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, मतलब गॉस लॉ का अनुप्रयोग, उसका क्या क्या यूज हो सकता है। तो देखिए, इसका यूज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने में किया जाता है, जिसमें से सबसे पहले जो बोर्ड के व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, कंपटीशन के व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, दोनों व्यू से इम्पोर्टेंट होता है। पहला इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें निकालना है, क्या लिखा हुआ है देखिए, टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। मतलब कि एक वायर है, देखिए है ना, इसमें चार्ज है, कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये क्या है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। देखिए यहाँ तक इन्फिनिटी तक ये दोनों जा रहा है। ये देखिए नीचे से भी और ऊपर से भी, दोनों तरफ से इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। तो बोल रहा है कि अगर इस लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर के एक पॉइंट है, जो डिस्टेंस कितना है, आर है, इस पॉइंट पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। तो इससे किससे बनाएंगे, ये गॉस लॉ से बनेगा। अब देखिए कैसे ये गॉस लॉ बनाता है। देखिए, गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए हम लोग को एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ता है। ठीक है, पहले ही आप लोग को गॉस लॉ बताए थे, गॉस लॉ कहाँ अप्लाई होगा, जो गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस का मतलब होता है कि वैसा सरफेस जहाँ पे सभी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो, सेम हो। ठीक है, तो टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटी लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, ये देखिए चार्ज वायर है ना, यहाँ पे एक पॉइंट है, इससे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले हम एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। गॉसियन सरफेस जो सिमेट्री होनी चाहिए। सिमेट्री का मतलब हो गया कि इसके सभी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो सिमेट्री समझ गए, एट एवरीवेयर ऑन सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड, सभी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, उसी को सिमेट्री कहते हैं। तो गॉसियन सरफेस के रूप में इसमें क्या ले लिया हमने, देखिए सिलेंडर लिए हैं, देख रहे हैं, गॉसियन सरफेस के रूप में सिलेंडर को लिया गया है, ये देखिए है ना, सिलेंडर को बना लिए हैं। देखिए डॉट डॉट करके दिखाया हुआ है सिलेंडर को, क्योंकि पता ही हम लोग को है कि एक लॉन्ग चार्ज वायर से कैसा गॉसियन सरफेस बनेगा, सिलेंडर ही बनेगा, और तो कोई नहीं बनेगा, स्फीयर वगैरह नहीं बनता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर समझ गए कि यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस बना लिए सिलेंडर को। अब क्या करना है कि देखिए सिलेंडर के पॉइंट्स पर ही इसको रख दिया गया है ना, पॉइंट्स को। तो गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ कहता है कि अगर कोई भी क्या है, चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, चार्ज पार्टिकल है और एक डिस्टेंस पर हो, है ना, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो सिलेंडर का हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए, ठीक है, सिलेंडर का हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए, तो गॉस लॉ में क्या था फॉर्मूला कि इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, है ना, ए एरिया वेक्टर हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, उसका डॉट प्रोडक्ट। समझ में है, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट, है ना। ऐसे रुक जाइए, इसका आवाज़ हटा देते हैं। हाँ ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, और साथ ही ये होता है क्या, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। क्योंकि गॉस लॉ में हम लोग पढ़े थे, गॉस लॉ में क्या पढ़े थे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर अंदर में जितना चार्ज है, क्यू इनसाइड, अंदर में जितना चार्ज है, अब बाय क्या कर लेंगे, एप्सिलॉन नॉट, है ना, एप्सिलॉन नॉट। तो ठीक है, और इसका एक फार्मूला भी था इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का, ई डॉट डी एस। तो देखिए दोनों आपस में हम बराबर कर दिए, बात समझ में आ गया। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग जो पढ़े थे ना, तो उसमें एक फार्मूला था कि फ्लक्स बराबर, फ्लक्स का सिंबल है ई डॉट डी है, क्लियर हो गया, इंटीग्रेशन, ये फ्लक्स का फार्मूला था। अच्छा, और जब गॉस लॉ पढ़े तो उसमें मेरा फ्लक्स मिला, फ्लक्स बराबर क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों तो फ्लक्स ही है, चाहे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो या गॉस
लॉस ऑफ फ्लक्स निकले, इसलिए हम दोनों को क्या कर दिए हैं, बराबर कर दिए हैं। बात समझ में आ गया होगा, दोनों बराबर कैसे होगा, ठीक है। इसलिए ये क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि हमको क्या करना है, ठीक है। पहले ई डॉट डी ए का है ना वैल्यू बराबर करेंगे क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ई डॉट डी ए का वैल्यू, अब देखिए इसमें देखिए यहाँ पर दिखाए हैं हम, देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो सिलेंडर दिया था गॉसियन सरफेस वो है, यहाँ पर दिखाएगा फेनोमेना है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो इस डायरेक्शन में चलेगा, है ना, लीनियर से, एक लीनियर लॉन्ग वायर है तो ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, आते आ गया समझ में, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही जाएगा, ठीक है, ओके। अब देखिए इसमें सिलेंडर में कितना सरफेस है, 3 सरफेस है, दो देखिए 2 सर्किल है और एक कर्व सरफेस है, 2 सर्किल है और एक क्या है, कर्व सरफेस है। देखिए कर्व सरफेस ये वाला पार्ट हो गया, है ना, कर्व सरफेस ये वाला पार्ट हो गया, और एक हो गया क्या चीज़, 2 सर्किल हो गया इधर, ठीक है। तो 3 सरफेस हो गया, तो तीनों सरफेस से क्या निकलेगा, मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, समझ में आ गया। लेकिन मेरा क्या था फॉर्मूला, ई डॉट डी ए, मतलब कि डॉट को हटाएंगे तो क्या आएगा, मेरा कॉस थीटा आएगा। तो पहले हमको ई और डी ए मतलब एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर के बीच में क्या निकालना पड़ेगा, एंगल निकालना पड़ेगा। अच्छा, तो हम देखते हैं क्या कि अगर ये सर्किल को लें, ठीक है, तो पता है हमको कि ये 3D स्ट्रक्चर है, तो एरिया वेक्टर उसका कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, डी ए। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बढ़ रहा है, यहाँ बढ़ रहा है, कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। अच्छा, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। मतलब क्या है कि सर्किल पार्ट से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि है ना, अगर मान लेते हैं कि ये पहला सरफेस है, देखिए यहाँ पर φ1 φ2 और φ3 दिया हुआ, ठीक है। तो मान लिया क्या कि पहला सरफेस, ये पहला सर्किल पहला सरफेस, दूसरा सर्किल दूसरा सरफेस मतलब दूसरा, और तीसरा जो है ये कर्व पार्ट जो है वो हो गया, ठीक है। बात समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसमें क्या है, पहले सरफेस से निकालने हैं तो बता दिए ना कि 90 डिग्री हुआ, है ना, फॉर्मूला देखिए लगा हुआ है, ई डी ए कोस 90 डिग्री। फिर देखिए इसमें भी ई डी ए कोस 90 डिग्री, क्योंकि दोनों सर्किले हैं, है ना। अब देखिए थोड़ा कर्व पार्ट में देखते हैं, कर्व पार्ट जो है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। कर्व पार्ट में एरिया वेक्टर कहाँ जाएगा, ऐसे जाएगा, है ना, बाहर की ओर आउटवर्ड, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाएगा, इसी डायरेक्शन में जाएगा, मतलब इसमें थीटा जो होगा वो कितना हो जाएगा पता है, 0 डिग्री। थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा 0 डिग्री हो जाने से, थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, तो कॉस 0 का वैल्यू देखिए, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो इसका वैल्यू ई डी है ना। बाकी इन सब का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 0, है ना। कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है। ई चूँकि क्या है बताया था, साइमेट्री है, मतलब कि सभी सरफेस पर ई का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो ई कांस्टेंट हो गया ना, तो ई बाहर निकल जाएगा, ठीक है, इंटीग्रेशन से बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन क्या बचा, डी ए। अच्छा, ये एरिया वेक्टर का क्या है, इंटीग्रेशन है। तो यहाँ पर देखिए ये कर्व सरफेस है, देखिए यहाँ पर ये कर्व सरफेस है सिलेंडर का, तो इसी का नाम को चाहिए एरिया वेक्टर, ठीक है। तो कर्व सरफेस का एरिया वेक्टर क्या होता है, मतलब एरिया क्या होता है, 2πr/h, है ना। एरिया क्या होता है, 2πr/h, चूँकि ये r है ना, बात समझ में, ये r है, और h क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसका h है, h का वैल्यू क्या है, l है, ठीक है। h का वैल्यू क्या है, l है। तो देखिए लिख दिया ना, एरिया वेक्टर की जगह क्या लिख दिया, अगर पूरा को जोड़ेंगे तो क्या मिले, 2πr/l, e इंटू 2πr/l, ठीक है, हो गया। अब देखिए Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट है, Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट है। अब देखिए Q का वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए Q का वैल्यू कैसे निकलेगा, चूँकि ये क्या है, लॉन्ग वायर है, लॉन्ग वायर, और इसमें चार्ज भी है। तो एक पढ़े थे हम लोग क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी, है ना, एक पता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसमें फॉर्मूला क्या होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी का, चार्ज, है ना, चार्ज बाय लेंथ, मतलब जितना लेंथ से चार्ज निकल रहा है वो चार्ज बाय लेंथ, इसका सिंबल क्या होता है, लैम्डा। बात समझ में आ गया।
लीनियर चार्ज डेंसिटी है ना, और लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ लिखा हुआ लेमडा क्यू इनसाइड बाय एल, क्योंकि लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा होता है, इसका मतलब होता है चार्ज बाय लेंथ क्यू इनसाइड बाय एल। आपको क्यू इनसाइड ही चाहिए, क्यू इनसाइड बराबर क्या होगा, लेमडा इंटू एल है ना, इंटू कर देंगे तो लेमडा एल हो गया। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट का एप्सिलॉन, ठीक, एल एल देखिए यहाँ से कट जाएगा एल एल, ठीक है। तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा, लेमडा का तो लेमडा की एप्सिलॉन नॉट का एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई आर जो है वो नीचे आ जाएगा, तो ई बराबर मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। बात समझ में आया। तो यही मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया इस लीनियर चार्ज से, ठीक है। ये जो लॉन्ग वायर है इसके आर पॉइंट पर है ना, एक पॉइंट आर है, आर कोई भी पॉइंट हो सकता है, ये वेरिएबल होता है, तो आर पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसका वैल्यू है, ठीक है, याद रखिएगा ये वैल्यू। समझ में आ गया गॉस लॉ का कैसे यूज हुआ है ना, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट का। अच्छा, यहाँ जब हम देख रहे हैं क्या, लैम्डा भी कांस्टेंट है, अच्छा पाई भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट, आर वेरिएबल है। मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, 1/r के, इलेक्ट्रिक प्रोपोर्शनल किसके, 1/r के, देखिए है ना। मतलब क्या है कि जैसे जैसे आर बढ़ेगा, मतलब जैसे जैसे लीनियर वायर मतलब लॉन्ग वायर से पॉइंट का दूरी बढ़ेगा है ना, पॉइंट का दूरी बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे पॉइंट से दूरी बढ़ेगा, मतलब जो ये वायर से दूरी बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, कम होता जाएगा। बस समझ में आ गया। देखिए इसका एक ग्राफ भी यहाँ पर दिया हुआ है ना, ये ग्राफ में क्या है, देखिए एक्स एक्सिस पर आर ले लिए, वाई एक्सिस पर ई ले लिए, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वायर। देखिए सैम्पल ये ग्राफ हो जाएगा कैसे, देखिए क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जब ज़्यादा था तो आर कम था, पता है ना, आर कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, है ना, ये याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ज़्यादा होगा तो आर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा तो आर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए। बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अब देखिए वो जो निकाले थे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, वो किससे निकाले थे, लॉन्ग वायर से निकाले थे, ठीक है। अब हम लोग निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किससे, सिलेंडर से, सिलेंडर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जा रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर्स। वो भी कैसा सिलेंडर, इन्फिनाइट सिलेंडर, मतलब इन्फिनाइट सिलेंडर का मतलब है कि जो नीचे और ऊपर का है ना बेस एरिया है वो इन्फिनाइट तक है, बस में। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सिलेंडर कितने तरह का होता है ना, कैसा कैसा सिलेंडर होता है जिसका हमको इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके आउटसाइड इनसाइड या एट द सरफेस पे निकालना है। बात समझ में आया। देखिए सिलेंडर जो है यहाँ दिया हुआ है कि कितने तरह का होता है ना, यहाँ देखिए ऐसे तो एक और तरह का होता है वो लिखे नहीं है। देखिए पहला सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर, ठीक है, फिर है होलो कंडक्टिंग सिलेंडर, ठीक है, फिर होलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। ये तीनों है ना, तीनों एक साथ इसलिए लिखे हैं, तीनों एक साथ इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसमें अगर चार्ज हम डालते हैं, ठीक है, इसमें अगर चार्ज हम डालते हैं तो वो चार्ज सरफेस पे आ जाता है, मतलब कि बॉडी के अंदर नहीं रहता है चार्ज, ठीक है। बात समझ में आ गया, बॉडी के चार्ज अंदर नहीं रहता है, देखिए लिखा हुआ है चार्ज इज ऑन द सरफेस। और चूँकि हम जानते हैं सिग्मा का इसमें यूज होगा, क्योंकि सिग्मा जैसे अभी हम लैम्डा देखे थे लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया, वो तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी। बात समझ में आया। तो ये समझ लीजिएगा, देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है कि चार्ज रिसाइड्स ऑन सरफेस, सरफेस पर है ना चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर रहे, होलो कंडक्टिंग सिलेंडर रहे या होलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर रहे, हमेशा चार्ज कहाँ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। बात समझ में आया। इसमें एक और सिलेंडर होता है जो इसका दूसरा हम बताएंगे ना पॉइंट, तो उसमें होता है क्या, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। देखिए इसमें लिखा हुआ नहीं, होलो कंडक्टिंग सिलेंडर दिया हुआ है, होलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर भी दिया हुआ है, होलो कंडक्टिंग सिलेंडर, होलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, लेकिन सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर सिर्फ दिया हुआ है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर नहीं दिया हुआ है। इसलिए नहीं दिया हुआ है क्योंकि सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर में चार्ज जो सरफेस पर नहीं आता है, वो पूरा होल बॉडी में आ जाता है ना, पूरे बॉडी में उसको पूरे एरिया में आ जाता है, ठीक है, इसलिए इसमें नहीं दिया है।
दूसरा पार्ट मतलब कि इसका पहला ये लिखा है ना है, दूसरा में बताएंगे ना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, तो उसमें हम बताया हुआ है कि सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर है, ठीक है, उसका अलग निकलता है। इसलिए इन तीनों का सेम निकलेगा, चाहे तीनों में से कुछ भी दिया रहे, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो इनसाइड आउटसाइड इसका सेम निकलेगा, ठीक है। हम लोग अपना आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया सिलेंडर के बारे में? देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड कंडक्टिंग, अभी बताए थे सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर, होलो कंडक्टिंग सिलेंडर या होलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, सबका सेम होता है, तो उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक हम सिलेंडर ले लिए है ना, देखिए यहाँ पर एक सिलेंडर लिया हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक सिलेंडर ले लिए, अभी हम बताए थे कि जब हम चार्ज इसमें डालेंगे, मतलब चार्ज होगा तो ये कहाँ आ जाएगा, सब सरफेस पे आ जाएगा चार्ज। देखिए यहाँ पर है ना, सरफेस पे चार्ज है, देखिए है ना, तो यही बोल रहा है सरफेस पे चार्ज आ जाएगा। अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए कहाँ, इनसाइड पॉइंट पे, मतलब कि सिलेंडर के अंदर किसी भी पॉइंट पर हमको चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए पहला पॉइंट यही दिया हुआ है, इनसाइड पॉइंट पर कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, ठीक है। तो उसको देखते हैं। देखिए इनसाइड पॉइंट पर निकालने के लिए सबसे पहले बताए थे कि गॉस लॉ कब लगेगा, जब हम एक गॉसियस सरफेस बनाएंगे। तो अंदर में एक गॉसियस सरफेस बना दिया। अच्छा, इसका गॉसियस सरफेस कैसा होगा, सिलेंडर ही होगा। सिलेंडर का गॉसियन सरफेस कैसा बनता है, सिलेंडर बनता है। देखिए छोटा सा इनसाइड में एक पॉइंट ले लिए, आर पॉइंट है ना, आर दूरी पर एक गॉसियन सरफेस बना दिया। समझ में आ गया होगा, गॉसियन सरफेस बना दिया। इसमें भी क्या है, देखिए ये जो सर्किल है, देखिए दोनों तरफ ऊपर सर्किल है, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो, इसका भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो। पहले ही बताया लीनियर लॉन्ग वायर में बताए थे ना कि सर्किल पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होता है, क्योंकि उसमें एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री बनता है, अकॉस 90 का वैल्यू जीरो होता है। बात समझ में आया? सिर्फ इसका किससे मिलेगा हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसके कर्व एरिया से, ठीक है, इसे किससे मिलेगा, कर्व एरिया से। बात समझ में आया? तो देखिए यहाँ इनसाइड पॉइंट पे देख रहे हैं कि एट डिस्टेंस आर फ्रॉम एक्सिस, ये एक्सिस है ना, ये देख रहे हैं ना, ये एक्सिस है इसका। तो एक्सिस से आर डिस्टेंस पर, देखिए यहाँ आर डिस्टेंस है, तो एट डिस्टेंस आर फ्रॉम एक्सिस सच डैट, है ना, आर इनसाइड है चूँकि, तो ये आर से क्या हो जाएगा, कैपिटल आर से छोटा हो जाएगा, मतलब सिलेंडर का जो है ना, रियल सिलेंडर का जो रेडियस है उससे छोटा ही रहेगा, इनसाइड पॉइंट है। तो गॉसियन सरफेस हम बनाए, कैसा बनाए, सिलेंडर बनाए, ठीक है, याद रखिएगा। सिमेट्री होता है, मतलब कि सभी सरफेस पे, इसके सारे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो सेम होगा सारे पॉइंट्स पर। इसमें हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए फाई टोटल, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल कितना सरफेस बताए थे ना, एक दो सर्किल हो गया और एक कर्व हो गया, है ना, तो 3 सरफेस हो गया, तीनों से क्या निकालना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना पड़ेगा तीनों सरफेस से। देखिए 5 1 + 5 1 5 2 + 5 3, पहला सरफेस से जीरो, दूसरा सरफेस से भी जीरो, तीसरा सरफेस से पता है ना सर्किल से, दोनों सर्किल से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो जाएगा, इसलिए देखिए 0 0 लिख दिए, ठीक है। तीसरा सरफेस जो है वो कर्व सरफेस है। कर्व सरफेस से क्या होता है कि इसमें देखिए एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में जाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में जाता है, मतलब थीटा बराबर क्या हो जाता है, 0 डिग्री, ठीक है, थीटा बराबर क्या हो जाता है, 0 डिग्री। तो इसलिए इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा, तो उसका क्या हो जाएगा, देखिए होता है ना फॉर्मूला, ई डॉट क्या होता है, डी ए, तो ई तो कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन डी ए, इंटीग्रेशन डी ए का फॉर्मूला क्या होता है, वही कर्व सरफेस का जो एरिया है 2 पाई आर एच, और चूँकि इसका लेंथ कितना है, एल है, एल ही मानते ना, लेंथ कितना है, एल है, तो देखिए ई इंटू 2 पाई आर एल, ठीक है, बात समझ में आ गया। अब गॉस सरफेस, गॉस सरफेस से गॉसियन सरफेस है, तो उसका फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये निकलता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फॉर्मूला से, और ये निकलता है गॉसियन सरफेस है तो उसके फॉर्मूला से, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये जो है इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, ये जो है इसके बराबर हो जाएगा। अब देखते हैं थोड़ा सा, देखिए बात समझिएगा, इनसाइड पॉइंट ले रहे ना, ये तो इतना समझ गए हम, ठीक है, इतना इतना होगा। अब देखिए यहाँ पर क्यू इनसाइड मतलब अंदर में चार्ज, है ना, देखिए अंदर का जो पॉइंट है, अंदर में चार्ज। अभी हम क्या बताए थे कि होलो कंडक्टिंग सिलेंडर है, होलो है ना, नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर है या सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर है, सारा चार्ज क्या होता है, सरफेस पे आ जाता है।
सरफेस पे आने का मतलब क्या है कि अंदर के बॉडी में कोई चार्ज है, अंदर के बॉडी में कोई चार्ज नहीं रहता है, मतलब अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, तो अंदर में पॉइंट जो गॉसियन सरफेस बना है उसमें चार्ज रहेगा नहीं रहेगा, मतलब क्यू उसमें एब्सेंट रहेगा। इसलिए देखिए क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो, है ना। क्यू इनसाइड क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि सारा चार्ज तो सरफेस पे ना आ गया, अंदर में तो चार्ज ही नहीं है, इसलिए इनसाइड में क्यू क्या हो गया, जीरो हो गया। इनसाइड में जीरो हो गया जिसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब क्या है कि ये सिलेंडर में इनसाइड मतलब सिलेंडर के अंदर में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। बात समझ में आया, सिलेंडर के अंदर में मतलब इनसाइड में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, ठीक है। चलो अब हम लोग आउटसाइड देख लेते हैं। बात समझ में आ गया इनसाइड का आउटसाइड। आउटसाइड के लिए फिर गॉसियन सरफेस बनाने पड़ेगा, इसका भी गॉसियन सरफेस क्या बनेगा, सिलेंडर बनेगा। तो देखिए यहाँ पर बनाया हुआ है एक डॉट डॉट दे करके, सिलेंडर टाइप का, है ना, गॉसियन सरफेस, है ना, एक गॉसियन सरफेस ये बनाया हुआ है सिलेंडर टाइप का। ये भी क्या है, एक्सिस से आर डिस्टेंस पर है, ये बाहर की ओर है, आउटवर्ड पॉइंट है, इनसाइड पॉइंट नहीं है, आउटसाइड पॉइंट। यहाँ भी ये सिमेट्री होगा, मतलब इसके सारे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा। यहाँ भी उसी प्रकार से अगर हम हाँ यहाँ पर जो आर लेंगे वो बड़ा हो जाएगा कैपिटल आर से, क्योंकि आउटसाइड पॉइंट ले रहे हैं तो रेडियस सिलेंडर की रेडियस से तो बड़ा ही होगा। ओके, अच्छा, इस गॉसियन सरफेस में भी तीन सरफेस है ना, दो सर्किल है और एक कर्व एरिया है ना, दो सर्किल और एक कर्व एरिया। तो अभी क्या बताए थे कि सर्किल से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलता है वो क्या मिलता है, जीरो, क्योंकि 90 डिग्री, वही बात है ना। सर्किल से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलता है वो कितना मिलता है, जीरो। सिर्फ इलेक्ट्रिक फ्लक्स किससे मिलेगा, तो कर्व एरिया से। सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड किससे मिलेगा, कर्व एरिया से, ठीक है। बात समझ में आ गया। लेंथ कितना है, एल है। तो देखिए सेम है, फाइव टोटल, मतलब कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल कितना हो जाएगा, 5 1 + 5 2 + 5 3। बोले थे ना दोनों सरफेस से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो जाएगा। तीसरा सरफेस से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी ए अकॉस 0 डिग्री। देखिए कैसे, है ना, बताया था ना कि एरिया वेक्टर, है ना, आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। सेम है, एक ही चीज़ सब है, एक बार याद कीजिएगा सब याद हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा, कॉस 0 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लगेगा, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, गॉस लॉस है। ओके, इसमें चार्ज क्या होगा, निकलेगा, इसमें चार्ज निकलेगा। क्यों निकलेगा, क्योंकि इसके अंदर के चार्ज के बारे में नहीं बोल रहा है। देखिए गॉसियन सरफेस बाहर बना हुआ है, तो बाहर में तो चार्ज है ना, बाहर में चार्ज किसके कारण है, इसके सरफेस के कारण है, ठीक है। बाहर में इसके सरफेस के कारण चार्ज है, ठीक है, बाहर में इसके सरफेस के कारण चार्ज है। ओके, कितना चार्ज है, तो हमको इसमें क्या लगाना पड़ेगा पता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या लगाना पड़ेगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिंबल होता है सिग्मा, इसको बोलते हैं सिग्मा। इसका मतलब होता है क्यू बाय एरिया। क्या होता है, क्यू बाय एरिया, ठीक है। तो सिग्मा बराबर क्या हो गया, क्यू बाय एरिया, है ना। क्यू मतलब क्यू इनसाइड, जितना चार्ज है अंदर में, है ना, और एरिया बराबर जहाँ से चार्ज निकल रहा है। तो एरिया कौन सा है बताइए, एरिया कर्व एरिया है, क्योंकि बताया था ना ऊपर नीचे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो ही है, तो क्यू इसी से ही निकलेगा। तो देखिए यहाँ पर सिग्मा का वैल्यू दिया हुआ है, क्यू इनसाइड बाय 2πRL, क्योंकि कर्व सरफेस का एरिया क्या होता है 2πRL, ठीक है। तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, क्यू इनसाइड बाय 2πRL। यहाँ देखिए क्यू का वैल्यू क्या होगा, सिग्मा इंटू 2πRL। तो देखिए सिग्मा इंटू 2πRL बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड का, और ये डी ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 2π। देखिए यहाँ पर क्या है बात, आर लेने के लिए ये जो सिग्मा हम निकाले हैं वो चार्ज निकला है, वो किसके कारण, इस सिलेंडर के कारण। देखिए ये छोटा वाला जो सिलेंडर, ओरिजिनल सिलेंडर जिसको बोलते हैं, गॉसियन सरफेस के कारण नहीं, इस सिलेंडर के कारण निकालें। इसलिए देखिए इसमें जो आर लिए हैं वो इसका आर लिया कैपिटल आर, लेकिन इसमें जो एरिया वेक्टर निकाले हैं वो गॉसियन सरफेस का एरिया वेक्टर निकाले हैं, और गॉसियन सरफेस का एरिया वेक्टर में आर कौन सा है, स्मॉल आर। बात समझ में, गॉसियन सरफेस का एरिया वेक्टर किसका आर है, स्मॉल आर।
तो ई इंटू 2πRL हो गया है ना, 2π से 2π कट गया, L से L कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिल जाएगा, सिग्मा R बाय एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा कैसे निकाले हैं। इसमें भी देख रहे हैं क्या है, इसमें भी क्या है, E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, मतलब यही जैसे जैसे R बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू घटेगा, और जैसे जैसे R घटेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ेगा। अब दोनों तो देख ली, इसका ग्राफ देख लेते हैं। ठीक है, सिलेंडर का ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर। कैसा सिलेंडर, होलो कंडक्टिंग सिलेंडर, होलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, या सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर, इन तीनों में से कोई भी रहेगा। तो देखिए ग्राफ, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। ठीक है, इसमें क्या है, ठीक है, एक देखिए यहाँ सिलेंडर बना लिया है ना, सिलेंडर बना लिया, ये सरफेस है, तो देखिए सरफेस है, तो सरफेस में यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना, कैपिटल R लिखा हुआ है। अच्छा, सरफेस के अंदर मतलब इन साइड, देखिए यहाँ लिखा हुआ है इन साइड, तो इन साइड में अभी क्या निकाले थे, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। देखिए इन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखा हुआ है, जीरो। ओके, और ये होगी आउटसाइड। तो अभी बताए थे क्या कि आउटसाइड जैसे जैसे R का वैल्यू बढ़ेगा E का वैल्यू घटेगा, तो देखिए ऐसा फिगर बनेगा, है ना, क्योंकि देखिए इसलिए, क्योंकि देखिए E का वैल्यू यहाँ पर मैक्सिमम हो गया, फिर देखिए यहाँ से ये R बढ़ रहा है, तो E का वैल्यू क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। तो इस तरह का ये ग्राफ बन जाएगा। समझ में आ गया कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। ठीक है, अगला देखिए, इसमें जो है अभी हम बताए थे ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिलेंडर का 3 सिलेंडर से बताया कि वो सेम निकलेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर वायर, नॉन कंडक्टिंग, इसका अलग से केस बनता है, नॉन कंडक्टिंग, इसलिए उसमें नहीं पता है। सॉलिड कंडक्टिंग नहीं, नॉन कंडक्टिंग, मतलब कि उसमें मतलब चार्ज है ना पूरे सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट है, पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट है। उसमें क्या हो रहा था, सरफेस पे सिर्फ चार्ज जा रहा था ना, सिर्फ चार्ज किस में जा रहा था, सरफेस पे जा रहा था। इसमें क्या है, पूरे एरिया में चार्ज है। ठीक है, इसलिए देखिए लिखा हुआ है चार्ज इन होल वॉल्यूम, है ना, और इसलिए इसमें जो है वॉल्यूम की बात करें। अब वॉल्यूम आ गया, तो इसमें भी चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी था, इसका बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या बोलेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वाला क्या होता है, चार्ज बाय वॉल्यूम। देखिए लिखा हुआ है, इसको रो से दिखाते हैं, है ना, रो। ठीक है, रो बोलते हैं। चलिए इसमें भी निकालेंगे इनसाइड पॉइंट, आउटसाइड पॉइंट। ठीक है, और इसका ग्राफ भी देख लेंगे। तो मेरा सिलेंडर का जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलना था वो निकल जाएगा क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक सिलेंडर है, ओके सही है, R रेडियस है इसका। ओके, हम निकाल रहे हैं पहला क्या, इन्फिनाइट तक जा रहा है। ठीक है, इनसाइड पॉइंट पर के लिए क्या करना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा, सिलेंडर ही बनेगा। और इनसाइड पॉइंट पे निकाल रहे हैं, इसमें देखिए R पॉइंट पे है ना, इनसाइड पॉइंट पे, किस पॉइंट पे, R से, एक्सिस से R की दूरी पर। ठीक है, बताए थे हम आपको कि सिलेंडर से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा सर्किल के कारण कितना मिलेगा, 0 सिर्फ मिलेगा। इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके कारण, ये कर्व सरफेस के कारण, है ना, कर्व सरफेस के कारण। तो देखिए यहाँ तीनों ले लिया है, φ1 + φ2 + φ3, पहला से 0, दूसरा से 0, और तीसरा से इंटीग्रेशन E.dA, जो फॉर्मूला होता है फ्लक्स का, गॉस फ्लक्स का, मतलब ये गॉस लॉ से फ्लक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। ओके, E कांस्टेंट था तो E बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन dA कौन सा, एरिया वेक्टर किसका, सरफेस का, मतलब इसका कर्व सरफेस का, तो 2πRL, है ना, 2πRL ले लिया, R लेंथ हो गया यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ठीक है, अच्छा Q इनसाइड, अब देखिए इसमें चार्ज निकलेगा इनसाइड में, क्योंकि बताया था ना टोटल में ये पूरा फैला हुआ है, टोटल में चार्ज फैला हुआ है, इसलिए इसका Q इनसाइड मिलेगा। Q इनसाइड कितना मिलेगा, तो वही चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होता है ना, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इसको सिग्मा से दिखाते हैं, Q इनसाइड। अब वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, πr²h, πr²h मतलब L, R इसी का लेंगे, गॉसियन सरफेस का R ही तक ना है, स्मॉल r लेंगे, कैपिटल R नहीं लेंगे इसमें। ठीक है,
स्मॉल आर ही लेंगे, कैपिटल आर नहीं लेंगे, ठीक है। एरिया वेक्टर भी निकाल रहे हैं तो इसी का निकाल रहे हैं, स्मॉल आर का। बड़े वाले आर से कोई मतलब अभी नहीं है। चार्ज भी निकाल रहे हैं तो इतना ही करना, चार्ज निकालना है, बड़े वाले आर से तो मतलब है नहीं, ठीक है। देखिए तो क्या हो गया, रो पाई आर स्क्वायर एल बाय एप्सिलॉन नॉट ई इंटू 2 पाई आर एल। इसमें देखिए एल से एल कट गया है, आर से आर कट गया है, पाई से पाई कट गया है। ई का वैल्यू क्या मिल गया मेरा, ई का वैल्यू मिल गया क्या, रो आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना, रो आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसमें एक चेंज हुआ है ना, अगर ये फॉर्मूला जो मिला इसमें चेंज हुआ है क्या, ये वैल्यू चेंज हुआ है। उस समय क्या था कि E इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर, है ना, E इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर, लेकिन इसमें क्या है, E इज प्रोपोर्शनल टू आर। इसलिए तो बताएं कि ये चेंज करता है। ये क्या है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे आर बढ़ेगा इनसाइड में, इनसाइड में जैसे जैसे आर बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता रहेगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन जैसे ही सरफेस पे आ जाएगा तो वो मैक्सिमम हो जाएगा, उसके बाद आर क्या हो जाएगा, घटने लगेगा। बात समझ में आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड याद रखिएगा इतना होगा। देखिए ये तो देखे थे हम लोग इनसाइड पॉइंट में, आउटसाइड पॉइंट पे देखते हैं कि कितना वैल्यू होगा आउटसाइड पॉइंट का। देखिए आउटसाइड पॉइंट में सेम वही करेंगे जो सिलेंडर है, फिर एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, ठीक है, बाहर में, है ना, गॉसियन सरफेस बना लिए। इसमें आर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा कैपिटल आर से, क्योंकि आउटसाइड पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है। फाई टोटल जब निकालेंगे तो 5 1 प्लस 5 2 प्लस 5 3 बताए थे, सर्किल से जो मिलेगा वो उसका इलेक्ट्रिक प्लस का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। और तीसरा जो होगा वो कर्व सरफेस होगा। ये तो बार बार बता रहे एक ही चीज़ को है, कर्व सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी है, ओके। अब देखिए इसमें क्या है कि हमको जो चाहिए क्या, कर्व सरफेस का एरिया, उसमें आर क्या लेना है, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर लेना है, क्योंकि ये आउटसाइड पॉइंट करना है। तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, एरिया 2 पाई आर और लेंथ है कितना एल, ई इंटू 2 पाई आर एल, ठीक है। और गॉसियन सरफेस से क्या होता है, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्यू का वैल्यू इसमें ध्यान रखना है, क्यू का वैल्यू क्या निकलेगा। अब देखिए ये तो आउटसाइड पॉइंट पे हो गया ना, मतलब क्या है कि इसमें जो चार्ज आएगा, है ना, वो इतने सरफेस से आएगा, सिर्फ जो बड़े वाले सरफेस है ना बाहर की ओर, ये पूरे सरफेस से चार्ज आएगा। मतलब अभी जो आर लेंगे वो कैपिटल आर लेंगे, है ना, स्मॉल आर नहीं लेंगे, क्योंकि चार्ज सिर्फ कैपिटल आर से ही आ रहा है, स्मॉल आर से नहीं आ रहा है, क्लियर हुआ। इसलिए रो बराबर क्या लेंगे, क्यू इनसाइड बाय पाई कैपिटल आर स्क्वायर एल। बस लेंथ एल जो है वो सेम रहेगा, लेंथ जो है वो सेम रहेगा, ठीक है, एल जो है वो सेम रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल बाई एप्सिलॉन नॉट ई इंटू 2 पाई आर एल, एल से एल क्या हो गया, कट गया, पाई से पाई क्या हो गया, कट गया। ई का वैल्यू क्या मिला, ई का वैल्यू मिला क्या, रो आर स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आर, रो आर स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आर। मतलब क्या है कि इसमें भी देख रहे हैं, और यही है ना, ये वैल्यू हो गया, इसको याद रखना है एकदम, ई प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर। मतलब क्या है कि इसमें इन साइड से थोड़ा सा अलग हो गया, आउटसाइड में क्या हुआ कि जैसे जैसे आर बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। आर जैसे जैसे बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, घटता जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है कि जब भी सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर रहता है तो इनसाइड पॉइंट में आर बढ़ता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है, लेकिन आउटसाइड पॉइंट पे आर बढ़ता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटता है। समझ में आ गया होगा कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस सरफेस के या इलेक्ट्रिक प्लस के फॉर्मूला से, ठीक है। इसका ग्राफ देख लेते हैं, ठीक है, नॉन, इसका ग्राफ देख लेते हैं। तो नॉन सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर से ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक सिलेंडर ले लिए हैं यहाँ वाई एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर जो है आर ले लिए हैं, है ना, एक्सिस से दूरी। अब देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्या था, इनसाइड पॉइंट पर आर बढ़ेगा, आर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा, तो देखिए बढ़ रहा है। सरफेस पर क्या हो जाएगा, सरफेस पर ये मैक्सिमम हो जाएगा,
फिर ये क्या हो जाएगा, नीचे घटते जाएगा। ई प्रोपोर्शनल 1/r हो जाएगा, है ना। आउटसाइड पॉइंट पर यही ना था, ग्राफ से आराम से समझ सकते हैं हम। सरफेस पे r बराबर r हो जाएगा, ठीक है। ई प्रोपोर्शनल r इनसाइड में बढ़ेगा, फिर क्या हो जाएगा, घटना शुरू हो जाएगा। बात समझ में आया। तो ये था पूरे सिलेंडर से जितना भी आउटसाइड इनसाइड पॉइंट कंडक्टिंग 4 तरह का सिलेंडर बताए हैं, सभी से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया गया है, ठीक है ना। बात समझ में आ गया। तो अगला हम लोग है ना देखेंगे किससे, स्फीयर से। सिलेंडर से तो जितना भी था वो बन गया है, सिर्फ स्फीयर से देखना है, ठीक है। तो फिर इसके बाद हम लोग स्फीयर से देखेंगे, सिलेंडर का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड जितना भी निकलना था वो बन गया है। आप लोग सब्सक्राइब शेयर करते जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए जितना करना है, ठीक है। बहुत ही आसान ये सब चीज़ है, बस सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। ओके, तो हम लोग अगले वीडियो पार्ट 14 का वीडियो लेक्चर हम लोग देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।